नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण का धंधा लगातार फल फूल रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। अब इन अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने के लिए फरीदाबाद नगर निगम चालान ऐप की शुरुआत करने जा रहा है, जिससे अब तोड़फोड़ दस्ते के अधिकारी अवैध निर्माण की जानकारी देंगे। का एक निश्चित निर्धारित तरीका है जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत दिया गया है, जिसमें किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का तरीका भी नियत है। उसमें हमें उनको नोटिस देना होता है। नोटिस के बाद में अगर वो नहीं रोकते हैं तो हम उनको सील कर सकते हैं और उसको फाइनली डेमोलिश कर सकते हैं। दुर्भाग्य से जो मैनुअल काम होता था उसके अंदर वो रिकॉर्ड कंपाइल करके नहीं रखते थे और वो फॉलो अप नहीं करते थे या दबाव में या प्रलोभन में उनको बंद कर देते थे। अब हमने एक चालान ऐप तैयार की है जिसमें इन सभी का जो भी चालान होगा वो ऑनलाइन होगा और उसमें कोई भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है और उसके अंदर SOPs हैं कि किस तरह से जाके उसको क्लोज करेंगे। और हर महीने उसको मैं अपने लेवल के ऊपर अब रिव्यू करना मैंने शुरू कर दिया है कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कितने लोगों के खिलाफ फाइनल डिसीजन ले लिए गए हैं। तो निर्णय कानून के हिसाब से होंगे और समयबद्ध तरीके में होंगे। इस चीज का हमने इंश्योर करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। तो आपने देखा आखिर किस तरीके से लगातार कार्रवाई जो है वो करने की बात सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी जो अवैध तरीके से निर्माण करा रही हैं। इसके लिए नगर निगम की तरफ से एक एप्लीकेशन जो है वो बनाया गया, उस और ऐप के जरिए अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी कि अवैध तरीके से जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ यहां पर एक्शन लिया जाए और अवैध तरीके से जहां जहां पर निर्माण हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। होता क्या है कि लगातार तमाम मुश्किलें जो हैं वो आम जनता की बढ़ती हैं और इसी की वजह से तमाम जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं। और लेकिन अब अंत में जाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जो है नगर निगम की तरफ से और तमाम अधिकारियों की तरफ से लिया गया है, जहां पर इनकी तमाम मुश्किलें जो है वो कम होंगी, क्योंकि अवैध निर्माण की वजह से लगातार आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जाती हैं। लेकिन अब इन तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। आपने सुना किस तरीके से अधिकारी ने भी साफ तौर पर यहां पर जिक्र किया कि हम इस मोबाइल ऐप के जरिए ही लोगों तक जानकारी जो है वो पहुंचाएंगे और खास तौर पर अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही हो तो वो जानकारी हम तक भी इस ऐप के जरिए पहुंच सकती है और उसके बाद हम सख्त एक्शन जो है वो यहां पर लेंगे। ये तमाम जो खबरें हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जरूरी यही है कि फरीदाबाद में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। ये बुलेटिन इसलिए क्योंकि अंत में जाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इस बीच में तमाम जो तस्वीरें स्पष्ट हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि जरूरी यहां पर यही है कि अंत में जाकर जब फरीदाबाद को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है तो वहां पर कोई खामियां ना पहुंचनी होनी चाहिए और ना ही आने वाले वक्त में काम होना चाहिए। सिटी को आगे बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और मिलीभगत करके किया जा रहा है अवैध निर्माण। जी हां, आपको जानकारी दें कि जहां जहां पर अवैध निर्माण हो रहा है वहां पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसी को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो खास तौर पर की जा रही हैं। देखिए, मुश्किलें आम जनता के लिए भी हैं क्योंकि हो सकता है कि यहां पर किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया गया हो, अवैध तरीके से वहां पर निर्माण कराया जा रहा हो, परमिशन जो है वो नगर निगम की तरफ से ना मिली हो, लेकिन उसके बावजूद भी सख्त एक्शन लेने की बात सामने आती है। भ्रष्टाचार में तमाम अधिकारी लिप्त होते हैं, लेकिन अब जो है
कहीं न कहीं अधिकारियों पर भी गांज गिरेगी और वो लोग जो लगातार अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रही हैं या फिर अवैध तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य कर रही हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप देखिए, एक नगर निगम चलन ऐप की जो शुरुआत है वो की गई है और इसके जरिए चालान भी काटा जाएगा। जो तमाम जानकारियां हैं वो इस पर अपलोड होगी, यानी कि अगर हम बात करें कोई भी यहाँ पर कंप्लेंट जो है अगर दर्ज की जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचती है तो उसे डिलीट करना काफी मुश्किल होगा और इसके बाद वो तमाम चीजें जो है एक रिकॉर्ड के तौर पर उस मोबाइल एप्लीकेशन में रहेंगी, जिसके बाद सख्त एक्शन भी जो है वो लिया जाएगा। अगर कोई लापरवाही करता है, अगर कोई भी कुछ भी यहां पर भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से अन्य चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टर के महंगे होने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर घाटे में आ गए हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि सभी लोगों को राहत मिल सके। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में 10 दिन से लगातार रोजाना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से बाकी जो तमाम चीजें हैं उनमें भी महंगाई का असर देखा जा रहा है। और इसके पीछे एक अमूमन अंदेशा इस बात को लेकर लगाया जाता है कि जैसे ही डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बढ़ता है और उसकी वजह से बाकी तमाम चीजें महंगी होती हैं। इसी को हम आज देखने के लिए क्या असल वजह है, इसको जांचने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर फरीदाबाद के सेक्टर 58 पहुंचे हैं और फरीदाबाद को हरियाणा का एक ट्रांसपोर्ट के मामले में हब कहा जाता है। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां इस जिले में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं और उन लोगों से भी बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर से भी, चूंकि यहाँ एक एसोसिएशन भी है फरीदाबाद ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, उनके लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो ये महंगाई है, डीजल के जब दाम बढ़े हैं तो क्या ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बढ़ा है। ये तमाम जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, खुद प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं सुरेश शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या मानते हैं जो आपका जो, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि बाकी जो महंगाई है आपने रेट बढ़ाए होंगे इसलिए बढ़े हैं। देखो जी, मार्केट में जो डीजल बढ़ जाता है तो महंगाई नहीं बढ़ रही। जो फैक्ट्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं वो अगर डीजल 10 रुपये बढ़ा है तो वो 5 रुपये 4 रुपये ही देती हैं, हमारे को पूरा नहीं मिलता। ऊपर से डीजल पेट्रोल बढ़ता ही बढ़ता है। इसके साथ साथ जो पेट्रोल प्रोडक्ट हैं जैसे टायर है और लुब्रिकेंट ऑयल है वो भी महंगा हो जाता है, उसका भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ और लोगों के जहन में है कि जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आप शायद जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो लगातार बढ़ता है, उससे बाकी की चीज़ें भी महंगी होती हैं। क्या ये वास्तव में सच है? क्या आपने ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बढ़ाया है? हमने ट्रांसपोर्टेशन खर्चा नहीं बढ़ाया, मार्केट में नहीं बढ़ा खर्चा, ये लोगों को गलतफहमी है। उतना ही खर्चा है, उतना ही खर्चा तो हमारा बढ़ गया लेकिन रेट नहीं मिलते हमारे को, इसलिए जो अदर प्रोडक्ट हैं तो उनका खर्चा कहाँ बढ़ा है। सुभाष जी, आप चूंकि महासचिव हैं इसके एसोसिएशन के, क्या लगता है आम लोगों के जहन में जो है अगर खास तौर से देखा जाए तो सब्जियों के दाम या खाद्य पदार्थों के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, तो क्या आपकी जो आवाजाही लाना ले जाना है वो आपने पैसे बढ़ाए हैं उसके, या डीजल के दाम बढ़े हैं तो या आपको भी उसके लिए सफर करना पड़ता है? देखिए, सब्जियों के जो दाम बढ़ते हैं उसके पीछे थोड़ा बहुत तो डीजल का इफेक्ट आता ही आता है, उस पर इमीडिएट इफेक्ट आ जाता है। जैसे दूध है, सब्जियां हैं, इस पे आ जाता है। लेकिन अन्य प्रोडक्ट की जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसके जो रेट रिवीजन है वो क्वार्टरली बेस पे होते हैं, 3 महीने में होते हैं। 3 महीने तक हमें उसका जो नुकसान है वो हमारे को झेलना पड़ता है और फिर भी जो हमारी डिमांड होती है जितना बड़ा है वो हमें नहीं मिल पाता। इस सेक्टर की अगर बात करें तो ये अब क्या मानते हैं कोई घाटे का सौदा हो गया है या इससे उभरने की क्या रणनीति है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर आज के लिए बहुत घाटे का सौदा है। ट्रांसपोर्टर आज सुसाइड करने को मजबूर हो गया है क्योंकि वो डेली ही लॉस में जा रहा है। पिछले 4 दिन से 4 रुपये डीजल बढ़ चुका है। सरकार कहीं से कोई हमारी सुनवाई कर नहीं रही और जब तक डीजल को हम जीएसटी में लेकर नहीं आएंगे तब तक
इसका बेनिफिट ट्रांसपोर्टर्स को नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पर डीजल आज हरियाणा में उठाओ तो 94 लीटर डीजल है, और वही एमपी में डीजल 102 रुपये है, महाराष्ट्र में डीजल 100 रुपये लीटर है। जीएसटी में डीजल आने से सब जगह पूरे इंडिया में डीजल एक बराबर हो जाएगा। चाहते हैं जीएसटी में ये डीजल और पेट्रोल आए, क्या ये यही एक उभरने का तरीका है या और भी कोई समाधान हो सकता है? ये जीएसटी में आएगा तो उससे बेनिफिट मिल जाएगा ना, रेट इक्वल हो जाएंगे सबके। उस आने से जो है कुछ जीएसटी का बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे कि थोड़ा बहुत उभर पाएंगे। अभी तो जो हमारी कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, वो हमारी ईएमआई तो बहुत दूर की बात है, जितना हमारा रनिंग कॉस्ट है उससे ज़्यादा का डीजल हम लोग, हमारा एक्सपेंसिव टूल टैक्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे तमाम ट्रांसपोर्टर जिनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया जा रहा है कि वो खुद घाटे में है, और डीजल पेट्रोल के जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में बाकी के प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, लेकिन इसके इतर इनके खुद के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए उनकी मांग है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में दशहरा ग्राउंड में मनाया जाने वाला दशहरा का त्योहार इस बार भी नहीं मनाया जाएगा। मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया ने बताया कि उनकी संस्था ने दशहरे को मनाने की तमाम तैयारियां कर रखी थी। उनको कुछ विभागों से परमिशन भी मिल गई थी, लेकिन कल ऐन वक्त पर कोविड का हवाला देते हुए प्रशासन ने परमिशन रद्द कर दी, जिसको लेकर उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। एनआईटी फरीदाबाद में इस बार भी लोगों को दशहरा के त्योहार से वंचित रहना पड़ेगा। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से कई कारण, जिसमें कोरोना का तो मुख्य कारण पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, इसके अलावा कुछ राजनीति के चलते ये त्योहार फरीदाबाद के लोगों को नसीब नहीं हो रहा। हालांकि लोगों में भारी उत्साह रहता है, लाखों लोग दशहरा देखने आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, रावण के बुत के पास जाकर दिन भर पूजा करते हैं और शाम को रावण का दहन होता है। लेकिन इस बार भी लोगों की मन की मुराद उनके मन में ही रह गई है। आइए इस वक्त हम आपको ले चलते हैं सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में, जहां पिछले कई दशकों से दशहरा का त्योहार एनआईटी फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा फिर कुछ नहीं है, क्योंकि कई जगह से इनको एनओसी परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर कल शाम 5:30 बजे के आसपास इन्हें मना कर दिया गया और इससे संस्थान को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये स्ट्रक्चर जो है बन रहे थे रावण के बुत के, और अगर दूसरी तरफ दिखाऊं तो वहां लंका की तैयारी भी हो चुकी थी, जो कल लंका का दहन होना था शास्त्रों के अनुसार। और ये भी कुछ सामान यहाँ पर पड़ा है, लंका की कुछ साइडें हैं इधर पिछली साइड, ये सारा सामान अब बिल्कुल खाक में मिल चुका है। लाखों का नुकसान जो है हो चुका है और लोग अब मन महसूस कर अपने घर में बैठ गए हैं। लोगों को पूरी उम्मीद थी कि ऐसा जरूर होगा, इस बार दशहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड भी काफी डाउन और जीरो स्थिति पर आ चुका है। आइए जानते हैं, मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया जी हमारे साथ हैं। क्या कारण है, किस तरह की तैयारी थी, किस तरह की परमिशन मिल चुकी थी, फिर एन मौके पर क्या हुआ? राजेश जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पे। एज ए प्रधान क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ, क्यों परमिशन कैंसिल हुई? सब राजनीति वेट है जी। इस सरकार से पहले आज तक हमें परमिशन पहले मिल जाती थी, 2-3 महीने पहले, जिसमें शहर ध्वजों से और अपना सब तरह से तैयारी की जाती थी, और 2-3 महीने पहले लोग यहाँ आना चालू कर देते थे। ये थे मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया, जिन्होंने बताया कि ये जो दशहरा है पिछले कुछ सालों से राजनीति की भेंट चढ़ता आ रहा है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। ये कहा है कि राजनीति के चलते जब फरीदाबाद के अंदर 28 सेक्टर या अन्य दूसरे क्षेत्रों में दशहरे का त्योहार का पता चला है कि परमिशन दी जा चुकी है, चाहे उसमें पटाखे नहीं बजेंगे, खाली पुतला जलाया जाएगा, तो उन्हें क्यों नहीं परमिशन दी गई? इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, शहर के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे में अगर त्योहारों को लेकर इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो इससे जाहिर सी बात है लोगों के दिलों को तकलीफ होगी, आयोजकों को तकलीफ होगी। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
फरीदाबाद में दशहरे पर रावण दहन अलग अंदाज में मनाया जाएगा। जहां एक तरफ कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रावण के पुतले पर मास्क लगाकर लोगों से कोविड प्रोटोकॉल की अपील की जाएगी, तो दूसरी तरफ बिना पटाखे चलाए ग्रीन फरीदाबाद का भी मैसेज दिया जाएगा। फरीदाबाद दशहरा कमेटी के प्रधान कौशल बाटला का कहना है कि अलग अंदाज में इस बार का दशहरा मनाया जाएगा। रावण दहन से पहले लेजर शो का भी आयोजन होगा। देश भर में कल दशहरा का आयोजन होना है और ऐसे में फरीदाबाद में भी इसके लिए तैयारी की जा रही है। फरीदाबाद दशहरा कमेटी की तरफ से सेक्टर 30 के मैदान में लगातार यहाँ रामायण की जा रही थी, रामलीला दिखाई जा रही थी बड़े पर्दे पर, और अब कल जब दशहरा पर रावण दहन होगा तो उसकी तैयारियां जोर शोर से यहाँ की जा रही है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बार का चूंकि कोविड काल भी है और कोविड में जब दशहरा मनाया जाएगा तो किस तरह से उससे संदेश दिया जाएगा। तो पहले आप अगर देखें तो देखिए ये रावण का पुतला है और बाकायदा यहाँ इस पर मास्क पहनाया गया है। ये एक संदेश देने की कोशिश है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब मास्क लगाना बेहद जरूरी है। इसीलिए कमेटी की तरफ से बाकायदा अब इस बार रावण के पुतले पर मास्क पहनाया गया। और इससे भी बड़ी बात कि इस बार जो ग्रीन दशहरा मनाने की तैयारी कमेटी की तरफ से की गई है, पर्यावरण के पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इस बार लेजर शो किया जाएगा। और वो लेजर शो जो अयोध्या में हुआ था इसी तरह का कुछ यहाँ ये जो पुतला है इस पर लेजर लाइट होगी और इसी से एक साउंड निकलेगी। हमारे साथ में बात करेंगे क्योंकि दशहरा कमेटी के अध्यक्ष हैं कौशल बाटला जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो आयोजन आप कर रहे हैं किस तरह से होने वाला है और खासियत क्या है इसकी? हमारा ये 27वां दशहरा उत्सव है और इस 27वें दशहरे उत्सव पे क्योंकि आतिशबाजी पे बैन लगा हुआ है, इसलिए हम इस बार आतिशबाजी ना करके पहली बार फरीदाबाद में बहुत बहुत बड़ा अद्भुत लेजर शो करवाने जा रहे हैं। वो उसी टीम से करवाने जा रहे हैं जिस टीम ने अयोध्या में दीपावली पे लेजर शो किया था मोदी जी और योगी जी की उपस्थिति में। हम भी उनसे करा रहे हैं। उतना बड़ा नहीं होगा लेकिन उनसे थोड़ा छोटा होगा। उस लेजर लाइट के द्वारा ही साउंड द्वारा पेट्रियोटिक सॉन्ग और धार्मिक भजन उनके ऊपर लेजर लाइटें डांस करेंगी और लेजर लाइटें ही टकरा के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी का स्वरूप देंगी। और रंग बिरंगी आतिशबाजी में आवाज भी निकलेगी पटाखों की, क्योंकि हमने पटाखे लगाने नहीं है इनमें, पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए और बैन का ध्यान रखते हुए, इसलिए हम लेजर लाइट के द्वारा ऊपर आसमान में 50-50 मीटर ऊपर पटाखे वो दिखेंगे, रंग बिरंगे जो हवाइयां होती हैं वो दिखेंगी। साहब, चूंकि लेजर शो भी होगा, पटाखों का ध्यान आप रखेंगे, पटाखे नहीं चलाएंगे, कोरोना को लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है? हाँ, देखिए हमारा फर्ज बनता है कि इस गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं, कोरोना के गाइडलाइंस हैं, उनका भी हम ध्यान रख के चले। तो से एक संदेश देने की कोशिश है कहीं ना कहीं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की और भाईचारे की बात की जाती है, तो ऐसे में जो इतने बड़े पर्व पर एक साथ मिलजुल कर मनाने की बात होती है, तो ऐसे में जो तमाम तरह का जो सहयोग है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है। और फरीदाबाद में अब जब कल ये दशहरा मनाया जाएगा तो यहाँ तमाम तरह की ये जो लेजर शो के साथ साथ में एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी ताकि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वही वल्लभगढ़ में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने वीरवार को डिपो पर 4 घंटे का सांकेतिक धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों का यह कहना है कि उनकी 34 पुरानी मांगे हैं जो सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। सत्ता में आने से पहले सरकार ने वादा किया था कि उनकी सभी मांगों को पूरा कर देंगी, लेकिन कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक जो सारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। रोडवेज कर्मचारियों का यह कहना है कि रोडवेज वर्कशॉप में बहुत से ऐसे पद खाली हैं जिसकी अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। अगर सरकार इन पदों पर भर्ती कराती है तो सरकार की तरफ से बहुत से युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार से वार्ता होती नहीं है। उन वार्ताओं पे सरकार वादा तो कर लेती है पर उन बातों को कभी सीरियस नहीं लिया गया। कोई भी बात को सरकार ने सिरे नहीं चढ़ाया है। सभी को जो महत्वपूर्ण मांगे थी हमारी, सभी को एक तरह से देखा जाए तो धराशायी कर दिया है। पीछे चाहे कोई भी मांग हो, जैसे हमारा वर्कशॉप में भर्ती की बात है, कुछ निलंबित पद पड़े हैं हमारे उसी टाइम से, उन पे हम बहुत काफी समय से कहते चले आ रहे हैं। वर्कशॉप में लगभग 30 साल हो लिए, आज तक भर्ती नहीं हुई है। ऐसे ही लोगों की जो
बसों की डिमांड है, जनता की डिमांड को देखते हुए हमने पीछे कई बार लिखित में भी सरकार को दिया है, अगर प्राइवेट सेक्टर की बसों को जनता नहीं चाहती है, आप हरियाणा रोडवेज की बसों का प्रबंध करो। इस तरह की हमारी 34 मांगे हैं। हमारी सरकार से काफ़ी मांगे हैं। सरकार जो है ये ठेके प्रथा जो चला रखी है, इस महकमे में रोडवेज में बसें नहीं हैं पर्याप्त मात्रा में, तो हमारी सरकार से ये अपील है कि सरकार इस बेड़े में अपनी बसें ले आए, सरकारी बसें ले आए, लोगों को रोजगार दे। जो पढ़े लिखे युवाएं जो घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा और इस जनता को सुविधा मिलेगी। अभी हरियाणा के अंदर बसों की इतनी कमी है, आज से 20 साल पहले लगभग 4000 के करीब बसें थी, आज 2800 मतलब इतनी बसें रह गई हैं। 2300 जो रोडवेज की हैं, बाकी 500-700 जो ये प्राइवेट हैं ये हैं। और वही फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित सीटीसी मॉल में ब्यूटी जोन स्पा में काम करने वाली 3 लड़कियों ने 2 नाबालिग लड़कों का जमकर लाठी डंडों से उन्हें पीटा है। दरअसल मामला दोपहर का बताया जा रहा है, जहां 2 स्कूल में पढ़ने वाले छात्र मॉल में घूमने के लिए गए, तभी मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़कियों ने मामूली कहासुनी के चलते दोनों लड़कों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के परिवार वालों को बुलाकर मामले की जांच कर रही है। तो हमें सूचना मिली थी 1 बजे करीब, अभी वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। उस सूचना पर वहाँ मॉल में गए थे हम, सिल्वर सिटी मॉल में, तो पता चला वहाँ लड़की और लड़कियों का झगड़ा हुआ है। जो नाबालिग हैं बच्चे, 2 नाबालिग बच्चे हैं और सपा की 3 लड़कियां वो दिखाई दे रही हैं वीडियो में, जिनको यहाँ लाया, जिनसे पूछा। दोनों ने पूछताछ के बाद दोनों पक्ष अभी दरखास्त देने के लिए एग्री नहीं है। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, ये क्या कुछ पता? बस ये कोई निकलते टाइम कोई कमेंट्स पास हुए हो या तो इस तरह का हो। अच्छा, अभी क्लियर नहीं हुआ है? अभी क्लियर नहीं बताया। सर, ये जो मसाज पार्लर चल रहे हैं, ये परमिशन से चल रहे हैं, क्या है इनका, कैसे चल रहे हैं? देखो मुझे इतना नहीं, बाकी एक परमिशन उन्होंने दिखाई है हमें श्रम विभाग की, और वो अभी 4 अक्टूबर को इन्होंने रिन्यू कराया। बाकी जांच में पता लगेगा। तो चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।